नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, ताकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक से हमें मिल सके। तो उसी कड़ी में हमारे पास में आज टीएनसी बुलेट सीरीज की 286 नंबर की क्लास आ गई है, दैट इज कॉल्ड टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट। फुल फॉर्म हो गया हमारे पास में टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्यों ये क्लास इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ेंगे। देन किस तरीके से जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारे पास में एग्जाम में आते हैं, वो सारी चीजें की चर्चा जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें कि इसमें किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काफी 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 ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये जो है वो हमारे पास में एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है। कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी का मतलब हो गया जन्मजात, यानी कि ये जो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट है वो हमारे पास में जन्मजात ही जो है वो चीज प्रेजेंट होती है। ठीक। दूसरी चीज, ये हमारे पास में हार्ट की डिफेक्टिव प्रॉब्लम है, यानी कि ये जो है हमारे पास में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर आता है। जन्मजात बहुत सारी जो है वो डिजीज होती है। कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है, कंजेनाइटल मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम आती है, कंजेनाइटल जो है वो हमारे पास में कार्डियोवेस्कुलर डिफेक्ट आते हैं। तो ये जो है हमारे पास में कार्डियोवेस्कुलर डिफेक्ट है, कंजेनाइटल है। और ये जो है हमारे पास में साइनोटिक जो है वो डिसऑर्डर है। अब ये साइनोटिक एसाइनोटिक क्या होता है, ये सब चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आएगा भी हमारे पास में बाद में, इन द सेंस जस्ट अभी थोड़ी देर बाद जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की कि इस टॉपिक से जो हो किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर निकल के आते हैं। क्योंकि सबसे मेन चीज तो यही है हमारे पास में कि कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तभी तो हमारा कंसंट्रेशन बन पाएगा, तभी तो जो है वो हम इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। तो क्वेश्चन आंसर की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं अभी भी बताना चाहूंगा कि शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें जो है वो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट से जो है वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। अब टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट से जो है वो हर तरीके से क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, अप्लाइड क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, इमेज बेस पे क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। हर तरीके से जो है वो इसमें से क्वेश्चन जो है वो आता है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट से लेके, मतलब शुरुआत से लेके इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इसमें आ जाता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जैसे बूट शेप हार्ट किसमें प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन लगभग जो है वो 25 से 30 बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। ठीक। तो मैं ये चीज कह रहा हूं, हर एक चीज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन से भी, क्लिनिकल फीचर से भी, साइनोटिक एसाइनोटिक डिजीज क्या होते हैं उससे भी, देन किस तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हो उससे भी, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होता है उससे भी, हर तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन जैसे मैनेजमेंट में भी बहुत गहराई से पूछा जाता है कि कब जो है वो हमारे पास में पैलेटिव सर्जरी करते हैं, कब जो है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं, ये सब चीजें एग्जाम में पूछते हैं। हर एक लाइन टू लाइन जो है वो हमें इस टॉपिक की समझनी पड़ेगी, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, इस टॉपिक से हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो ध्यान से जो है वो इस टॉपिक को पढ़िएगा। टॉपिक बड़े ही छोटा है। जैसे मान के लीजिए हमारे पास में जैसे हार्ट डिफेक्ट आते हैं, तो साइनोटिक डिफेक्ट अलग आते हैं, एसाइनोटिक डिफेक्ट अलग आते हैं। तो उसमें भी हमारे पास में एसाइनोटिक को तो हमने कंप्लीटली छोड़ दिया, साइनोटिक में भी और भी बहुत सारे हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो है वो आज टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट लिया। तो इसको कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट की अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट जो है हमारे पास में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, जिसके अंदर 4 एनाटॉमिकली जो है वो डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं। अब 4 एनाटॉमिकली डिफेक्ट क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इसको भी हम वन बाय वन करके कहेंगे कि इसके अंदर जो हमारे पास में पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, राइट वेंट्रिकल हाइपरटेंशन होता है, देन हमारे पास में वो दोस्तों ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा होता है। तो ये बेसिकली जितने भी हमारे पास में है, ये सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वीएचडी होता है। तो ये सब चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसको जो है वो पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा था, टॉफ, TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट इज ए कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट प्रेजेंट एट बर्थ दैट कंसिस्ट ऑफ 4 एनाटोमिकली एबनॉर्मेलिटी ऑफ द हार्ट। यानी कि टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट जो है वो हमारे पास में क्या है,
टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का मतलब हो गया बाई बर्थ, यानी कि ये जो चीज प्रेजेंट होती है वो हमारे पास में बाई बर्थ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट एट बर्थ। तो ये टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट जो है वो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है जो कि बाई बर्थ जो है वो प्रेजेंट होता है। दैट कंसिस्ट ऑफ 4 एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटी, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास में 4 एनाटोमिकली एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर। अब वो 4 एबनॉर्मलिटी कौन कौन सी होती है इसको मैं बताना चाहूंगा, एक रफली मैं बताता हूं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में दोस्तों जैसे हार्ट है और इसके अंदर ये 4 जो है वो हमारे पास में चैम्बर हो गए। कौन कौन से हो गए? ये हमारे पास में राइट एट्रियम हो गया, ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारे पास में जो है वो लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। इससे हमारे पास में जो है वो 2 आर्ट वेन जो है वो आती है, सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना का। उससे ये जो है ब्लड कहाँ चला जाता है दोस्तों? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। देन उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो लंग से ब्लड आता है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। और यहां से ब्लड जो है वो अरोटा के थ्रू कहाँ चला जाता है दोस्तों? ये चला जाता है हमारे पास में हार्ट के अंदर, ठीक है, सॉरी बॉडी के अंदर। ये चला जाता है हमारे पास में बॉडी के अंदर। अब इसके अंदर 4 एबनॉर्मलिटी क्या क्या आती है इसको मैं बताता हूं। पहली एबनॉर्मलिटी आती है दोस्तों हमारे पास में, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसका स्टेनोसिस होगा, यानी कि पहले आगे हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, आगे पूरी चीज डिटेल में दूंगा। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में कि ये हमारे पास में दोनों वेंट्रिकल है, कौन सा? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट होगा। तीसरी एबनॉर्मलिटी आती है कि जो हमारे पास में ये अरोटा है, ये बेसिकली जो है वो कहां से निकलती है दोस्तों? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, लेकिन ये हमारे पास में यहां बीच में प्रेजेंट होती है, कहां पे? इस सेप्टम के बीच में प्रेजेंट होती है, इस तरीके से। आधी लेफ्ट वेंट्रिकल में, आधी जो है वो राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। तो आधी लेफ्ट वेंट्रिकल, आधी जो है वो हमारे पास में राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है, मतलब कि ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा देखने को मिलेगा। और चौथा आ जाता है हमारे पास में, ये जो राइट वेंट्रिकल है इसकी एट्रोफी हो जाती है, मतलब राइट वेंट्रिकल एट्रोफी जो है वो, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये 4 जो है हमारे पास में एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है। अभी हम सारा पढ़ेंगे, देखो, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग अरोटा, वेंट्रिकल शेफ्ट डिफेक्ट, सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको मोटा मोटी जो है डेफिनेशन में बताया कि जो हमारे पास में टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट है वो एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का मतलब बाई बर्थ ही जो है वो ये सारी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो ये एबनॉर्मलिटी के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ 4 एनाटोमिकली एबनॉर्मलिटी, 4 एनाटोमिकली एबनॉर्मलिटी, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकल शेप्ड डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा एंड राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी जो है वो प्रेजेंट होती है। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन द चिल्ड्रन। ये जो है वो मोर साइनोटिक हार्ट डिजीज है। अब देखो, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो होती है, यानी कि जो हमारे पास में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड साइनोटिक, और एक होता है हमारे पास में ए साइनोटिक। अब देखो, इसको मैं इतना डिटेल से यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। साइनोटिक और एसाइनोटिक का आपको सिंपली जो हो मीनिंग यही याद रखना है कि जिसके अंदर बच्चा जो हो वो साइनोसिस शो करे, यानी कि जिसकी वजह से, मतलब इम्प्योर ब्लड जो हो वो हमारे पास में ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए है, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमारे पास में इम्प्योर ब्लड आ जाए, इसको हम बोलते हैं साइनोटिक। एसाइनोटिक का मतलब होता है कि प्योर ब्लड प्योर की जगह रहेगा, इम्प्योर जो हो वो लंग्स में ही जाएगा, इसको हम कहते हैं एसाइनोटिक। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट है, देन उसके बाद जिसमें भी टी आते हैं वो सारी चीजें इसमें आएगी बेसिकली हमारे पास में। एसाइनोटिक में जैसे हमारे पास में एएसडी हो गया, ये सब जो है हमारे पास में पेटेंट डक्टस आर्टरिटिस, तो इसमें टी आ रहा है तो ये भी साइनोटिक है हमारे पास में। ऐसे हमारे पास में जो है वो एएचडी जो मैंने आपको बता दिया, ये बेसिकली जो है वो इसके अंदर आती है। मतलब कुल मिला के आपको ये चीज ध्यान रखनी है, साइनोटिक के अंदर आ गया कि जिसके अंदर हमारे पास में बच्चा जो है वो साइनोसिस से सफर करे। साइनोसिस इन द सेंस कि वहां पे हमारे पास में जो है वो बच्चे के अंदर इम्प्योर ब्लड चला जाएगा, मतलब ऐसी डिफॉर्मिटी आएगी हार्ट के अंदर, ऐसी डिफॉर्मिटी आएगी कि इम्प्योर ब्लड जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। जब इम्प्योर ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा तो बच्चा किससे सफर करेगा दोस्तों? साइनोसिस से, यानी कि उसकी स्किन जो है वो ब्लूइश हो जाएगी। एसाइनोटिक का मतलब हो गया कि उसमें इम्प्योर ब्लड जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता है, बच्चा जो है वो साइनोसिस में नहीं जाता है। ऑलमोस्ट आपको मैंने मोटा मोटी सारी चीज जो है वो
टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के अंदर बता दिए। अब फटाफट जो है वो इसको कंप्लीट करते हैं और टॉपिक को जल्दी से फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के अंदर जो 4 एबनॉर्मलिटी कौन कौन सी होती है वो। तो मेजर डिफेक्ट होते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस, मतलब ये जो हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी है, कौन सी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो इसका जो है वो नैरोइंग हो जाएगा, छोटी हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का आपको मतलब पता ही है, स्टेनोसिस का मतलब हो जाता है स्मॉल या शॉर्टर, छोटी हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्टेनोसिस। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी मतलब ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल है, इसकी ये जो हमारे पास में जो मसल्स है इनमें जो है वो हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है, समझ में आता है, जैसे ये हमारे पास में कोई सेल है तो ये तो होता है हमारे पास में हाइपरट्रोफी, और ये होता है अगर वो नंबर्स में बढ़ जाए ये होता है हाइपरप्लेजिया। तो इसके अंदर हमारे पास में ये सेल जो है वो अपनी लार्ज जो है वो साइज में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड एबनॉर्मलिटी आती है हमारे पास में ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा का मतलब हो गया ये जो अरोटा है ये बेसिकली निकलनी चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेकिन अब ये हमारे पास में जो वेंट्रिकल सेप्टल है उसके दोनों के बीच में से निकलती है, यानी कि राइट वेंट्रिकल का ब्लड भी इसके अंदर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड भी जो है वो इसके अंदर जाएगा। और चौथी एबनॉर्मलिटी आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब हो गया कि ये दोनों जो वेंट्रिकल है इन दोनों के बीच में जो है वो बीच में गैप बन जाएगा, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो गैप बन जाएगा इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के अंदर जो है बेसिकली 4 चीजें होती है, कौन कौन सी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा एंड वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। ये जो है वो हमारे पास में 4 चीजें होती है। क्लियर है। अब फटाफट जो है वो हम पढ़ते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें आपको इतनी ज्यादा जो है वो दिक्कत आएगी, बाकी मैंने आपको सारी चीज बता दी है, विथ डायग्राम के थ्रू जो है वो बता दिया है। तो अब हम 1 बाय 1 करके जो है वो एबनॉर्मलिटी को लेते हैं। पहला आता है 4 डिफेक्ट ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट। पहली चीज आ गई वीएचडी। वीएचडी दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। एग्जाम में हर लाइन से क्वेश्चन होता है कौन कौन से 4 डिफेक्ट होते हैं, तो ये चारों तो आपके पास में जो है वो रट जानी चाहिए। अब 1 बाय 1 डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। पहला आ गया हमारे पास में वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये हमारे पास में जो है वो हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है और ये इसका जो है वो हमारे पास में आ गया, ये राइट, ये लो, ये 4 चैम्बर हो गए, दैट इज कॉल्ड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है, क्या है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम प्रेजेंट है। अब ये सेप्टम जो है वो हमारे पास में ओपन हो जाए, इस तरीके से ये ओपन हो जाए, इसको हम कहते हैं दोस्तों वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, यानी कि एन ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों। ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक जो है वो विंडो बन जाए, एक जो है वो रास्ता बन जाए, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। अब इसकी वजह से क्या होगा, अलाउ ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू मिक्स विद द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों जो हमारे पास में अरोटा थी, अब देखो यहाँ तो वैसे भी दिक्कत है, ये जो अरोटा थी ये वैसे बेसिकली जानी कहाँ से चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेकिन वो दोनों से जाती है, दोनों के बीच में होती है। तो ये एक तो कम्युनिकेशन हो गया, अब कम्युनिकेशन हो गया तो दोनों का ब्लड मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो है वो इम्प्योर ब्लड है, यहाँ पे जो है वो प्योर ब्लड है, ठीक है, दोनों जो है वो हमारे पास में मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स हो जाएगा तो फिर सर्कुलेशन में हमारे पास में जो है वो मिक्स ब्लड ही आगे की तरफ जो है वो सर्कुलेट होगा। तो ये हो गया हमारे पास में वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से, यानी कि अलाउ ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से जो है वो मिक्स हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, पूर ऑक्सीजन वाला जो है वो रिच ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल में तो प्योर ब्लड होता है, राइट वेंट्रिकल में हमारे पास में इम्प्योर ब्लड होता है। ये हो गया वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट आता हमारे पास में पल्मोनरी स्टेनोसिस। सेकंड हमारे पास में जो डिफेक्ट था वो था पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या है, ये हमारे पास में जैसे चैम्बर है, ठीक है, ये इसके जो है वो 4 चैम्बर हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये वाला राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके अंदर क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से जो है हमारे पास में क्या जाती है दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी जाती है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी नैरो हो जाएगी, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी कि नैरोइंग एट द बिलो और पल्मोनरी वाल या इससे बिलो जो है हमारे पास में बिल्कुल नैरो हो जाएगी। अब नैरो हो जाएगी तो इसका वजह से क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें चलती है। नैरो हो जाएगा तो कम से कम ब्लड जो है वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा, क्योंकि ये नैरो है।
तो बहुत कम ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाएगा। प्लस दूसरी चीज यहाँ पे ओपनिंग भी थी, तो यहाँ पे तो ब्लड नहीं जा पाएगा, वो ब्लड इधर चला जाएगा। प्लस दूसरी चीज ये हमारे पास में इसमें नहीं जाएगा, ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा, अरोटा यहाँ पे थी तो अरोटा में चला जाएगा, तो जहां पे जाना चाहिए वहां तो जा नहीं पाता क्योंकि वो रास्ता तो छोटा हो गया और बाकी रास्ते और ज्यादा खुल गए तो वो वहीं पे जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नैरोइंग एट बिलो और पल्मोनरी वॉल। नेक्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, यानी कि हमारे पास में जो है वो फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ नहीं जा पाएगा, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड सीवियरिटी ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस डिटरमाइन द डिग्री ऑफ साइनोसिस, जितना ज्यादा जो है वो नैरोइंग होगा, ठीक। अब एक तो क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जो है वो लंग्स में जा नहीं पा रहा प्योर होने के लिए। दूसरी चीज, जितना कम जाएगा उतना ही हमारे पास में साइनोसिस आएगा, तभी तो इसको साइनोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इम्प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा और इम्प्योर ब्लड प्योर हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जा ही नहीं रहा है। तो ये हो गया हमारे पास में सेकंड। पहला था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड वीएचडी, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड पल्मोनरी स्टेनोसिस। थर्ड आ जाता हमारे पास में ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा में मैंने आपको बताया था, जैसे ये हमारे पास में 4 चैम्बर है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही बन गया हर्ट, ये लो, ये हमारे पास में 4 चैम्बर है, ये 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो होता क्या है कि अरोटा जो हो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, ऐसे तो निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो हमारे पास में अरोटा निकलती है। अब होगा क्या कि ऐसे ये अरोटा ऐसे नहीं निकल के कैसे निकलेगी कि ये जैसे मैं कहूं तो ये अरोटा जो है वो ऐसे निकलेगी, ये अरोटा हमारे पास में दोनों के बीच में निकलेगी। कैसे? कि राइट वेंट्रिकल और ये इस तरीके से निकलेगी दोनों के बीच में, इसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी इसकी ओपनिंग रहेगी और राइट वेंट्रिकल में भी इसकी ओपनिंग रहेगी। अब पल्मोनरी स्टेनोसिस तो पहले हो चुका है, तो ब्लड फिर इधर ही जाएगा, इधर जाएगा या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, क्योंकि ये भी ओपनिंग है और अरोटा भी इधर ओपन हो रही है। तो ये हो गया द अरोटा इज पोस्टपोन डायरेक्टली ओवर द वीएचडी, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट। ये क्या था हमारे पास में दोस्तों? वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट। वीएचडी तो था, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट था, वहां पे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा इंस्टेंट ऑफ अराइजिंग फ्रॉम सोली फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की बजाय जो है वो कहां पे ओपन हो जाएगी? वीएचडी, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट में ओपन हो जाएगी, जिससे क्या होगा? रिसीव ब्लड फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल, मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी वजह से क्या होगा? जो ब्लड है वो हमारे पास में मिक्स हो जाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों के दोनों जो है वो मिक्स हो जाएंगे। तो ये हो गया ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। ये हो गया हमारे पास में तीसरी चीज। चौथी आ जाती है हमारे पास में आरवीएच, दैट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी का मतलब हो गया कि हमारे पास में राइट वेंट्रिकल की साइज जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारे पास में हार्ट है, ठीक, और ये ये हमारे पास में जो है वो हार्ट है और ये इसके जो है वो 4 चैम्बर हैं, बार बार वही, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम इसके बात करें लेयर की, तो इसकी लेयर सबसे ज़्यादा मोटी होती है, इतनी मोटी जो है वो इसकी लेयर होती है। इनकी बिल्कुल बारीक बारीक होती है इस तरीके से, ठीक, इतना पतले पतले होती है ऐसी ही। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास में? इतनी मोटी हो जाएगी, ये बोलते हैं राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, इतनी मोटी हो जाएगी। अब इसकी वजह से इतनी मोटी हो जाएगी तो ये बिल्कुल जो है वो हमारे पास में राइट वेंट्रिकल का जो स्पेस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, तो कम से कम ब्लड उसके अंदर आएगा और कम से कम ब्लड आएगा तो पंप भी जो है वो कम से कम होगा, यानी कि थिकनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल मसल्स, जो राइट वेंट्रिकल की मसल्स थी वो अब थिक हो जाएगी। थिक हो जाएगी तो इतना जो है वो कवर हो जाएगा, यानी कि ये देखो इतना जो है वो कवर हो जाएगा, इतना सा ही जो है वो यहाँ पे बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास में कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी अकर ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड फ्रॉम द पंपिंग अगेंस्ट द पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब इसकी वजह से जो है वो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों? एक तो ब्लड भी कम आएगा और जो पंपिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये 4 एबनॉर्मलिटी हमारे पास में टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? पहली चीज आ गई हमारे पास में दैट इज कॉल्ड वीएचडी, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। सेकेंड आ गए हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। तीसरी चीज आ गई हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वीएचडी हो गया, पल्मोनरी स्टेनोसिस। और चौथी चीज आ गई हमारे पास में राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। तो ये 4 चीजें जो है वो हमारे पास में आ जाती है टेट्रोलॉजी ऑफ
फोलेट के अंदर, जिसका हम बार बार जो है वो जिक्र करें। अब इसकी वजह से ही जो है वो हमारे पास में क्या होता है, इन सब की वजह से हमारे पास में जो है वो साइनोटिक डिजीज होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी जो हमारे पास में बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी हो गया ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब देखो सारी चीजों को आप कोरिलेट करो, आप रटो मत। पैथोफिजियोलॉजी जो मैं बता रहा हूं उसकी तरफ भी आप मत देखो, आप सिंपली याद रखो कि क्या क्या चीजें होगी। एक तो पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया। अब पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया तो ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ नहीं जा रहा, ठीक। दूसरी चीज राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो गया, तो ब्लड उधर भेज भी नहीं पा रहा क्योंकि वो हाइपरट्रोफी हो गया, इतना कॉन्ट्रेक्शन जो है वो नहीं बन पा रहा। प्लस तीसरी चीज वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, तो जो हमारे पास में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड है वो दोनों आपस में मिक्स हो गए, और मान के चलिए लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक। तीसरी जो हमारे पास में आ जाती है नेक्स्ट है चौथी, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा मतलब अरोटा जो है वो खुलनी चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन अब कहां पे खुल रही है दोस्तों, वो हमारे पास में खुल रही है दोनों में। वीएचडी वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट वहां पे जाके खुल रही है, तो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से भी ऊपर जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड जो है वो ऊपर जाएगा। तो देखो इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब अपने दिमाग में सारी चीज चलाते रहिए, ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी कि पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से। मैं एक छोटा डायग्राम बना देता हूं ताकि ये सारी चीजें जो हमारे पास में दिमाग में रहे। ये हमारे पास में हार्ट हो गया, ये इसके 4 चेंबर हो गए, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो सबसे पहले क्या, पल्मोनरी स्टेनोसिस हुआ। अब ये जो है हमारे पास में पल्मोनरी स्टेनोसिस हुआ, मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो है वो नैरोइंग हुई, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड हैज डिफिकल्ट टू फॉलोइंग द लंग्स। तो इसकी वजह से हमारे पास में जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि ये नैरो होगी। एक तो मान के चलिए इतने बड़े पाइप से पानी आ रहा है और एक पाइप इतना कर दे तो पानी ज्यादा किस में आएगा, इतने बड़े पाइप में ही तो आएगा। तो अब हमारे पास में पल्मोनरी स्टेनोसिस हो चुका है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो चुका है, इसकी वजह से ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ नहीं जा पाएगा। देन सेकंड चीज कहते हैं ब्लड इज संटेड राइट टू लेफ्ट थ्रू वीएचडी। अब देखो वीएचडी भी है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट भी है। सेकंड आ गया हमारे पास में वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट वीएचडी, ये सेकंड आ गया वीएचडी, ये हमारे पास में फर्स्ट पल्मोनरी स्टेशन। अब वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, मतलब दोनों वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों का ब्लड आपस में मिक्स हो सकता है, ठीक। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो हमारे पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था राइट वेंट्रिकल में, तो आपको पता ही है कौन सा होता है दोस्तों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, मतलब वो कहां पे एंटर हो गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हो गया। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से तो आपको पता ही है अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जाता है। तो दूसरी कंडीशन ये आ गई। तीसरी आ जाती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड द कोज साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या मतलब लंग्स के अंदर ब्लड जा नहीं पा रहा, लंग्स के अंदर ब्लड जा नहीं पा रहा है, तो फिर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट भी नहीं हो रहा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, और फिर दूसरी चीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ बचा हुआ था जो लंग्स में जाना था, अब वो सीधा कहां पे चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट। समझ में आ रहा है? अब वो सीधा कहां चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा ही जो है वो अरोटा के थ्रू बॉडी में चला जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, साइनोसिस की कंडीशन आ जाएगी। किस चीज की कंडीशन आ जाएगी दोस्तों, साइनोसिस की कंडीशन आ जाएगी, मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा किसका, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन का जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, इसलिए इसको साइनोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, या साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर इसको जो है वो डाला गया। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको साइनोटिक जो है वो आएगा। एंड द सीवियरिटी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन। अब कितना साइनोसिस होगा वो डिपेंड टोटली हमारे पास में करता है कि कितना जो है वो नैरोइंग है, या कितना जो है वो हमारे पास में सीवियरिटी है। मान के चलिए नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी की जो है वो डायमीटर ये होता है। अब एक में जो है वो हमारे पास में इतना डायमीटर है और एक में हमारे पास में डायमीटर जो है वो इतना हो गया, तो आपको पता ही ज्यादा सीवियरिटी किस में आएगी, इसके अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो है, तो ज्यादा सीवियरिटी जो है वो इसके अंदर आती है। तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी।
क्लियर है? आई थिंक सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की, कि अगर किसी बच्चे को जो है वो हमारे पास में टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट है तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल फीचर्स एंड सिम्टम्स की बात करेंगे, देन टेट फिट्स की बात करेंगे। ठीक है, टेट स्पेल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया। टेट स्पेल्स क्या होते हैं, तो दोनों के बारे में बात करते हैं। टेट स्पेल का मतलब होता है, सिंपली अगर बात करें जनरल साइन सिम्टम्स की हम बात करते हैं कि बच्चा नॉर्मल कंडीशन में है। नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। अगर बच्चा कुछ हेवी वर्क, हेवी इन द सेंस बच्चा क्या करेगा, पहाड़ तो तोड़ेगा नहीं, या तो मान लो बहुत ज्यादा रोएगा, ठीक है, या बहुत ज्यादा मूवमेंट करेगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो फीचर्स देखने को मिलेंगे उसको बोलते हैं टेट। तो वन बाय वन करके चलते हैं, और उनको हम इमरजेंसी ट्रीट करते हैं, इनको हम जो है वो नॉर्मल ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स में हम ले लेते हैं जनरल फीचर्स एंड सिम्टम्स। अब जनरल फीचर्स एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सबसे पहला तो चीज साइनोसिस होगा, यानी कि ब्लू स्लिप, फिंगर्स एंड टो। देखो साइनोसिस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, वो चीज मैंने आपको बता दी है कि एक तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो न्यूरो हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो लंग्स में नहीं जा पा रहा, ब्लड लंग्स में नहीं जा पाएगा तो ज्यादा फिल्टर नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज आती है हमारे पास में कि हमारे पास में दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो चुका है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड सीधा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से वो प्योर नहीं हो पाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद में। और तीसरी चीज जो ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा हो चुकी है, जिसकी वजह से या तो लेफ्ट वेंट्रिकल से या राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, मतलब फाइनली जो है वो साइनोसिस होगा। तो साइनोसिस सबसे पहले कहां देखने को मिलता है, ब्लूइश लिप, लिप जो है वो ब्लूइश हो जाएंगे, देन फिंगर्स जो है वो भी हमारे पास में ब्लूइश हो जाएगी, और टोज, ठीक, वो ब्लूइश देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, ये क्रोनिक हाइपोक्सिया में देखने को मिलेगा। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स का मतलब हो गया, जैसे ये हमारे पास में फिंगर्स है, ठीक है, ये इसका नाखून है, ये हमारे पास में नॉर्मल फिंगर्स है, राइट। मैं नॉर्मल फिंगर्स ही बना देता हूँ, ये तो कुछ अलग ही बन गया मेरे से, ठीक है। ये हमारे पास में नॉर्मल फिंगर है और ये इसका नेल है, राइट। अब ठीक, ये हमारे पास में फिंगर है और ये इसका नेल है। अगर कोई क्लाइंट लंबे समय तक हाइपोक्सिया की कंडीशन में रहता है, हाइपोक्सिया इन द सेंस कि हमारे पास में टिश्यू के अंदर जो है वो हमारे पास में डिक्रीज ऑक्सीजन होता है, टिश्यू के अंदर लगातार डिक्रीज ऑक्सीजन होता है, या जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं लोग बाग, उनको वो भी हाइपोक्सिया से सफर करते हैं। तो क्रोनिक हाइपोक्सिया इन द सेंस लंबे समय तक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहेगी, तो क्लम्बिक ऑफ फिंगर बन जाएगा, मतलब यहां पे जो है वो उभार सा बन जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास में बिल्कुल जो है वो गुंबद के आकार की सी जो है वो हमारे पास में फिंगर्स बन जाएगी, जिसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। ये हमारे पास में जो फिंगर्स है, आपने देखा होगा इस तरीके से बन जाएगी वो फिंगर्स, इस तरीके से बन जाएगा हमारे फिंगर्स, इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। तो ये चीज जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास में, तो अगर कोई क्लाइंट साइनोसिस से सफर करता है तो हम सीधा सो कहते हैं कि अपने नाखून दिखाइए, तो नाखून दिखाने का मतलब हम वही चीज चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिस्निया ऑन एक्सक्रेशन, ठीक है, एक्सर्शन। डिस्निया ऑन एक्सर्शन, डिस्निया एक्सर्शन का मतलब होता है अगर वो मान लो रोए या कुछ करे तो उस टाइम पे जो है वो डिस्निया देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। देन इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, पुअर वेट गेन देखने को मिलेगा, एंड डिले ग्रोथ मिलेगी। अब ये देखो सारी चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है, किसी चीज को याद रखना। इरिटेबिलिटी मिलेगी मिलेगी क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो जो है हमारे पास में कम है और CO2 जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी होगी। नेक्स्ट पुअर वेट गेन, पुअर वेट गेन भी होगा, क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं हो रहा। मेटाबॉलिज्म क्यों सही तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। अब मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर वेट गेन अच्छे तरीके से नहीं होगा, मतलब प्रॉपर जो है वो नए टिश्यू नहीं बनेंगे। अब नए टिश्यू नहीं बनेंगे तो उसकी ग्रोथ जो है वो भी हमारे पास में डिले हो जाएगी, ग्रोथ जो है बिल्कुल स्लो तरीके से होगी। ये हो गया हमारे पास में नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हार्ट मर्मर ड्यू टू ट्यूबुलेंट फ्लो अक्रॉस द पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड VSD। हार्ट मर्मर का मतलब होता है जैसे झरने की सी आवाज नहीं आती, इसको बोलते हैं हार्ट मर्मर, तो वो हमें सुनाई देगी। और वो हमें क्यों सुनाई देगी, क्योंकि हमारे पास में पल्मोनरी स्टेनोसिस है और VSD के चक्कर में, तो जैसे हमारे पास में राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी में तो वो जा नहीं पा रहा क्योंकि वहां स्टेनोसिस है, VSD के चक्कर से वो जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, तो वहां पे हमें हार्ट मर्मर जो है वो सुनाई देगा। ये हमारे पास में कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे, ये हमारे पास में जो है वो जनरल साइन एंड सिम्टम्स थे। कौन कौन सा था, साइनोसिस है, क्यों होता है, ये सब चीजें मैंने आपको हर चीज बिल्कुल खोल खोल के बता दी है। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स देखने को मिलेगा, डिस्निया ऑन एक्सर्शन देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी, पुअर वेट गेन, डिले ग्रोथ देखने को मिलेगा, हार्ट मर्मर देखने को मिलेगा ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड VSD के चक्कर में। अब आ जाता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड
टेट स्पेल। टेट स्पेल क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट से सफर कर रहा है, मान लो कोई भी बच्चा जो है वो अभी पैदा हुआ है, देन उसके बाद पता चला कि वो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट से जो है वो सफर कर रहा है। अब टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट से सफर कर रहा है तो उसमें हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, कि वहां पे हमारे पास में सीवियर कंडीशन आ जाती है, इसको बोलते हैं हाइपर साइनोटिक एपिसोड। इसके अंदर तो दोस्तों साइनोसिस प्रेजेंट होगा, नो डाउट, यहां पे लिख दिया साइनोसिस। वहां पे क्या होता है, अगर बच्चा मान लो लंबे समय तक रोए या लंबे समय तक जो है वो चीजें करे, तो इसमें बोलते हैं हाइपर साइनोटिक एपिसोड्स, यानी कि जो साइनोसिस है वो लंबे समय तक जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपर साइनोटिक एपिसोड्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी टेट स्पेल। इसके अंदर क्या होगा, अगर बच्चा लंबे समय तक रोता है या कुछ भी करता है तो उसमें हमारे पास में जो है वो सडन एपिसोड आता है सीवियर साइनोसिस के। अब सीवियर वाली कंडीशन आ जाती है तो उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी आती है, क्लाइंट को इमीडिएटली जो है वो ट्रीट करना पड़ता है, हो सकता है इमीडिएटली हमें इंटूबेशन भी करना पड़े। इसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड टेट स्पेल। तो इसको हम ले लेते हैं। तो पहली चीज आ गई सडन एपिसोड ऑफ सीवियर साइनोसिस, रैपिड ब्रीदिंग एंड एजिटेशन, यानी कि बच्चा जो है वो उसके अंदर सीवियर एपिसोड आएगा, किस चीज का, साइनोसिस का, रैपिड ब्रीदिंग का एंड एजिटेशन जो है वो देखने को मिलेगी। एंड कॉमनली अकर ड्यूरिंग क्राइंग, फीडिंग एंड एक्सरसाइज। ठीक है, और ये जो है बेसिकली कब देखने को मिलता है, जब बच्चा रोता है या फीडिंग करता है या एक्सरसाइज करता है तब। एक्सरसाइज इन द सेंस वो कुछ मूवमेंट करेगा, बच्चा कोई जिम तो जाएगा नहीं लेकिन वो मूवमेंट करेगा, वो भी एक एक्सरसाइज है। फीडिंग के टाइम पे क्या होता है, रेस्पिरेशन थोड़ा जो है वो स्लो हो जाता है। तो बच्चा अगर रोएगा, बच्चा अगर फीड करेगा या बच्चा जो है वो एक्सरसाइज मतलब मूवमेंट करेगा, तब ये जो है वो हमारे पास में कंडीशन आ सकती है। एंड कोज्ड बाय इंक्रीज राइट टू लेफ्ट शटिंग। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि सारी की सारी राइट वाला जो ब्लड है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है दोस्तों, वो हमारे पास में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने से वो सीधा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाता है, मतलब सीवियर साइनोसिस की कंडीशन जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट का इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो बच्चा डिलीवर होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको पता है जब जब जैसे बच्चा हमारे पास में पैदा होता है हम सबसे पहले एपगार स्कोर करते हैं। एपगार स्कोर करने के बाद हम देख लेते हैं, अगर बच्चा 2-5 मिनट तक भी जो है वो हमारे पास में ब्लूइश से नॉर्मल नहीं हुआ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोई ना कोई जो है वो डिफेक्ट है, यानी कि साइनोसिस प्रेजेंट होगा, क्लबिंग प्रेजेंट होगी या सिस्टोलिक मर्मर अगर हमारे पास में प्रेजेंट होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो अगर साइनोसिस प्रेजेंट है, क्लबिंग प्रेजेंट है, सिस्टोलिक मर्मर अगर हमारे पास में प्रेजेंट है तो हमारे पास में हम कह सकते हैं हाँ इसको कुछ ना कुछ जो है वो दिक्कत है। एक्चुअल जो है वो हमारे पास में आगे चीज पता चलेगी। नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों एक्सरे। एक्सरे में हमारे पास में क्या होगा, एक्सरे में हमारे पास में बूट शेप हर्ट जो है वो सुनाई देगा, सॉरी दिखाई देगा। बूट शेप हर्ट जो है हमारे पास सुनाई देगा, दिखाई देगा। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन बनता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बूट शेप हर्ट जो है वो कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो बूट शेप हर्ट जो है वो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के अंदर देखने को मिलता है। अच्छे तरीके से रट लीजिए, डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में बैठा लीजिए, बहुत 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 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। ठीक है, तो बूट शेप हर्ट जो है वो हमें जो है वो एक्सरे के अंदर दिखाई देगा। एक्सरे के अंदर देखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में जैसे ये हमारे पास में जो है वो दोनों लंग्स हैं, ठीक है, ये दोनों लंग्स हैं और इन लंग्स के बीच में हमारे पास में जो है वो हार्ट जो है बूट के तरीके का, इस तरीके से बूट जैसा होता है वैसे जो है वो हमें दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं बूट शेप हार्ट। और ये बूट शेप हार्ट क्यों दिखाई देगा, ड्यू टू राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी की वजह से ये दिखाई देगा। नॉर्मली हमारे पास में हार्ट जो है वो ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, निकुला या हम कहें कौन शेप्ड जो है वो दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर बूट शेप जो है वो हमें दिखाई देगा। और वो बूट शेप क्यों दिखाई देता है उसका भी रीजन बता दिया है, ड्यू टू राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, यानी कि जो हमारे पास में राइट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है जिसकी वजह से ये चीज होती है। एंड ओलिगमिक लंग फीड लेस पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है, लेस पल्मोनरी ब्लड फ्लो होगा, ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। तो पहली चीज फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हमें जो है वो साइनोसिस, क्लबिंग एंड सिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलेगा। चेस्ट एक्सरे करते हैं तो बूट शेप हार्ट जो है वो देखने को मिलेगा क्योंकि वो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी की वजह से होता है। नेक्स्ट हम कराते हैं सीटी, एमआरआई, ईसीजी, उन सब चीजों में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हम ईसीजी करवाएंगे तो ईसीजी में हमें क्या देखने को मिलेगा, ईसीजी में होगा शो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, यानी कि जो हमारे पास में राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी थी वो हमें ईसीजी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी, कंफर्मेटिव टेस्ट है।
गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ये कंफर्मेटिव टेस्ट है। कंफर्म द डायग्नोसिस, शो द 4 डिफेक्ट, क्योंकि हम इकोकार्डियो के अंदर क्या देखते हैं दोस्तों, चारों चैम्बर को ही देखते हैं, राइट। इकोकार्डियोग्राफी करते हैं या इको के अंदर और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे इजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं, देन कार्डियक आउटपुट देखते हैं, ये सारी चीजें तो हम देखते ही देखते हैं। लेकिन साथ के साथ मेन चीज देखते हैं हम, जो चारों जो है वो चैम्बर है उनका गहनता से अध्ययन करते हैं। अब चारों चैम्बर का हम जो है वो अच्छे तरीके से देखेंगे तो उसमें हमें वो सारी चीजें देखेंगे। VSD वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा, देन उसके अंदर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी भी देखने को मिलेगा, देन हमारे पास में जो है वो ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा भी देखने को मिलेगा, देन हमारे पास में जो है वो पल्मोनरी स्टेनोसिस भी देखने को मिलेगा। ये चारों डिफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेंगे किसके अंदर, इकोकार्डियोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कार्डियक कैथेटराइजेशन। हालांकि कार्डियक कैथेटराइजेशन जो हम करते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान के चलिए कभी जरूरत पड़ी कि कॉम्प्लेक्स केस आ गया जिसके अंदर इको के अंदर भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो हम जो है वो कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है कि कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या होता है कि हम जो है वो या तो राइट आर्टरी या फीमोरल आर्टरी के द्वारा जो है वो कैथेटर अंदर डालते हैं, और वो अंदर डालने के बाद जो है वो हम देखते हैं, देन उसके बाद जो है वो सारी चीज देखते हैं कि कोई एनाटॉमिकली या किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है। ये किया जाता है यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स केसेज फॉर एनाटॉमिकल एंड हीमोडायनामिक असेसमेंट, इसके अंदर जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों हमने डायग्नोसिस के अंदर क्या किया है, पहले तो हमने दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन किया, सेकंड हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में हम साइनोसिस वो सारी चीजें देखेंगे, सेकंड हमने एक्सरे किया, एक्सरे के अंदर हमें जो है वो बूट शेप हार्ट जो है वो दिखाई देगा, देन ईसीजी किया, उसके अंदर हमें राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी दिखाई देगी, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे जिसमें हमारे पास में कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हम चारों जो है वो चैम्बर का गहनता से जो है वो अध्ययन करते हैं। और अगर मान के चलिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस है तो हम कार्डियक कैथेटराइजेशन के द्वारा जो है वो देखते हैं। ये हो गया हमारे पास में डायग्नोसिस। आई थिंक सारी चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी, सारी चीजें जो है वो समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। ये जो हमारे पास में टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट है, इसका मैनेजमेंट जो है वो हम किस तरीके से करेंगे। तो मैनेजमेंट में हमारे पास में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट हमारे पास में टेम्परेरी एंड स्टेबलाइजेशन के लिए होता है। अब ये देखो कैसे मेडिकल मैनेजमेंट हम करते हैं, लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट जो है वो नहीं होता। कंप्लीट इन द सेंस कि वो पूरी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो ट्रीट नहीं करेगा उस बीमारी से। हाँ, टेम्परेरी जो है वो रिलीव कर देंगे और क्लाइंट को स्टेबलाइज कर सकते हैं, बाकी उससे डिजीज से निजात नहीं मिलेगा, उस डिजीज से जो है वो उसको चीज नहीं मिलेगी। वहां पे उसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज से जो है वो ये बेनिफिट मिल सकता है कि हाँ थोड़ी देर के लिए स्टेबल। जैसे मान के चलिए बच्चा है, बच्चे का दिन जो है वो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट है, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट है तो हमें लगता है कि अभी हम जो है वो इसका ट्रीटमेंट या सर्जरी नहीं कर सकते, तो हम उसको टेम्परेरी या क्लाइंट को स्टेबलाइज जो है वो जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आ गई मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहली चीज प्रोस्टाग्लैंड E1 इन्फ्यूजन जो है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंड E1 इन्फ्यूजन जो है वो हमारे पास में क्या करता है कि ये जो हमारे पास में जो डक्टस आर्टेरियोसिस था, क्या है दोस्तों, डक्टस आर्टेरियोसिस था, उसको ओपन रखता है ताकि पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो मेंटेन रह सके। कैसे डक्टस आर्टेरियोसिस, तो दोस्तों पल्मोनरी वो मतलब फीटल सर्कुलेशन भी मैंने इसी बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। जैसे ही हमारे पास में हार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास में हार्ट है, चलो मैं अलग से ले लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी, नया पेज लेके ही मैं ले लेता हूं। ये हमारे पास में जो है वो हार्ट है, ये हमारे पास में हार्ट थोड़ा सा बड़ा मैंने ले लिया ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। ये इसके जो है वो 4 चैम्बर हो जाएंगे, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये सारी चीजें होगी। कौन कौन से, राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास में ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसको मैं ब्लू से लेता हूँ, ये हमारे पास में जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये कहाँ जाती है दोस्तों, लंग्स में। लेकिन ये जो हमारे पास में अरोटा है, ये जो अरोटा है, ये क्या होता है, जन्म के टाइम पे ये दोनों जो है वो जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। जब बच्चा पेट के अंदर रहता है तो ये दोनों चीजें जो है वो जुड़ी होती है, इसको हम कहते हैं दोस्तों पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस।
ठीक है। पेटेंट डक्टस वेनोसिस जो है हमारे पास में लीवर अम्बिलिकस के पास में होता है। ये राइट वेंट्रिकल से निकली हुई पल्मोनरी आर्टरी, देन ये हमारे पास में आर्च ऑफ अरोटा, ये दोनों आपस में जुड़ी होती है, ये होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो हम जो है वो उन बच्चों को क्या देते हैं दोस्तों, प्रोस्टाग्लैंड इवन ट्रांस इन्फ्यूजन देते हैं, ताकि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो ओपन हो रह सके। ताकि क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है। पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब ये जो है वो हमारे पास में नेरो है, तो नेरो है तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। तो ये अगर ओपन रहेगा तो इससे अच्छा है कि ये हमारे पास में जो ब्लड इसके अंदर जा रहा, इम्प्योर ब्लड जा रहा था, वो अब लंग्स के अंदर जो है वो आसानी से जा सकता है। तो एक ये जो है वो हम काम करेंगे। सेकेंड हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई। हमारे पास में आपको पता ही है कि वो लंग्स के अंदर तो जा नहीं रहा, ब्लड लंग्स के अंदर जा नहीं रहा, तो वो प्योर भी नहीं हो पा रहा, प्योर नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। मींस लिमिटेड इफेक्ट बट द प्रॉब्लम इज स्ट्रक्चरल बट यूज इन इमरजेंसी। इमरजेंसी कंडीशन में ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ताकि थोड़ी सी ऑक्सीजन या मैं कहूँ कि थोड़े से ब्लड में ही हमारे पास में जो है वो डिमांड पूरी हो सके। नेक्स्ट हम मॉर्फिन देते हैं टू रिड्यूस एजिटेशन ड्यूरिंग द टेट स्पेल। टेट स्पेल आपको पता है, जब बच्चा क्राइंग करता है या जो है वो बच्चा जो है वो फीड लेता है या एक्सरसाइज करता है, तो उस टाइम पे हमारे पास में टेट स्पेल हो सकता है। मतलब उस टाइम पे सीवियर साइनोसिस की कंडीशन है। तो सीवियर साइनोसिस की कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए हम मॉर्फिन दे देंगे। मॉर्फिन दे देंगे तो बच्चा जो है चुपचाप लेटा रहेगा, सो जाएगा तो एक्सरसाइज नहीं होगी, सो जाएगा तो जो है वो हमारे पास में साइनोसिस कंडीशन नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बीटा ब्लोकर देते हैं, जैसे प्रोपेनोल। ये क्या करते हैं दोस्तों, रिड्यूस इनफंडिबुलर स्पाज्म को जो है वो रिड्यूस करते हैं। देन उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में काफी बार पूछी गई है कि कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारे पास में टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट है, क्या है, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट है, उस कंडीशन में हमारे पास में कौन सी पोजीशन देते हैं, नी चेस्ट पोजीशन जो है बच्चे को दी जाती है। क्यों दी जाती है, इंक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस टू रिड्यूस सटिंग। ठीक है, यानी कि हमारे पास में वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो हम इंक्रीज कर सके। रट लीजिए, अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट या हम टेट स्पेल के अंदर बच्चे को जो है वो नी चेस्ट पोजीशन जो है वो दी जाती है। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन आया। हालांकि टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट पूरा ही हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट। ये मेडिकल मैनेजमेंट हमारे पास में टेम्परेरी होता है या स्टेबलाइजेशन होता है, मतलब पेशेंट को या क्लाइंट को स्टेबल करने के लिए होता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में मेन चीज, दैट इज कॉल्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट ही हमारे पास में जो है वो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट का रियल मैनेजमेंट होता है। तो इसमें हमारे पास में ये होता है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव मतलब कंफर्म, फाइनल ट्रीटमेंट यही होता है। तो इसको भी अलग अलग तरीके से जो है वो डिवाइड किया गया है। जैसे पहले हम जो है पैलेटिव सर्जरी पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है वो बेलालोक टोस्टिंग बीटी शंट पढ़ेंगे, देन उसके बाद करेक्टिव सर्जरी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में पैलेटिव सर्जरी। पैलेटिव सर्जरी जो है वो कैसे, मतलब कि हमारे पास में क्लाइंट जो है वो अभी टोटल रिपेयर के लिए फिट नहीं है, मतलब बच्चा है, ठीक है, और बच्चा जो है वो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट से सफर कर रहा है। समझिए, कोई बच्चा है वो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट से सफर कर रहा है, अब हमें लगता है कि इसकी सर्जरी तो करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हम नहीं कर पाएंगे, अभी हम जो है इसकी 2-2.5 महीने या 4 महीने बाद करेंगे। तो उसके लिए कोई छोटी मोटी जो चीज सर्जरी कर दी या कोई चीज छोटी मोटी चीज रिपेयर कर दी, इसको हम कहते हैं पैलेटिव सर्जरी। समझ में आ रहा, पैलेटिव सर्जरी या पैलेटिव, पैलेटिव का मतलब होता है काम चलाऊ, यूं समझ लीजिए, काम चलाऊ कह सकते हैं। ठीक है, काम चलाऊ का मतलब हो गया कि जैसे मान के चलिए भाई, हाँ 2-4 महीने निकल जाए, देन उसके बाद सर्जरी कर सकते हैं। इसको आप यूं समझिए, काम चलाऊ का मतलब जैसे आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपके पास में कोई एक्सीडेंट का केस आया। अब एक्सीडेंट का केस आया और आपके पास में बिल्कुल कोई भी पेशेंट है, चाहे वो 30 साल का है, 40 साल का, 50 साल का है, कोई भी पेशेंट आया। पेशेंट आने के बाद आपको लगा कि फीमर जो है वो इसकी रप्चर है, फीमर जो है वो टूट चुकी है। अब फीमर टूट चुकी है तो आपको पता है या तो जो है उसके अंदर नेलिंग करनी ही करनी पड़ेगी, राइट, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, फीमर को जोड़ना ही पड़ेगा। प्लास्टर से डायरेक्ट फीमर नहीं जुड़ती, ये चीज आपको पता है। बट नेलिंग आज तो नहीं कर सकते, या मान लो रात का 10 बज रहे हैं, कैसे नेलिंग हो पाएगी, ओटी खुली मिलेगी, नहीं मिलेगी। हो सकता है नेक्स्ट डे संडे भी आ जाए,
उस दिन भी सर्जरी नहीं हो पाएगी। तो आप क्या करोगे, उसको जो है वो ट्रैक्शन लगा देंगे, स्किन ट्रैक्शन जो है वो लगा के रखते हैं। वो स्किन ट्रैक्शन जो है वो लगा के रखेंगे, इससे क्या होगा कि हमारे पास में टेम्परेरी काम होगा। तो जो इसकी ट्रैक्शन लगाया वो होगा हमारे पास में पैलेटिव केयर, पैलेटिव सर्जरी नहीं है, पैलेटिव केयर। ऐसे मान के चलिए पैलेटिव सर्जरी का मतलब हो गया कि अभी जो है वो क्लाइंट प्रॉपर या डेफिनेटिव सर्जरी के लिए जो है वो फिट नहीं है, बट हम कुछ चीजें रिपेयर करके वहां पे काम निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पैलेटिव सर्जरी। इसके अंदर होता है हमारे पास में ब्लालोक टॉयसिंग बीटी शंट जो है वो करते हैं। कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं दोस्तों, कनेक्ट कर देते हैं सब क्लेवियन आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाए। मतलब वही चीज जो हमारे पास में डिलीवरी के टाइम पे बच्चे के अंदर होती है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस था, वो हम क्या करेंगे। अब जैसे बच्चा मान लो पैदा, मतलब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद आपको पता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो बंद हो जाता है, ठीक। देन उसके बाद चलो आपने 2-4 दिन जो है वो मेडिकेशन से रोक दिया है, लेकिन 1-1.5-2 महीने बाद तो बंद हो गई होगा। तो उसके बाद क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन बना देते हैं। कनेक्शन कैसे बना देंगे, इस तरीके से देखिए, ये हमारे पास में अरोटा थी, और तो ये हमारे पास में जो है वो दोस्तों ये होगी सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी कोई सी भी ले लो, राइट ले लो लेफ्ट ले लो, जैसे यहाँ पे राइट ली हुई है, तो सब क्लेवियन आर्टरी को किससे जोड़ दिया दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के अंदर पल्मोनरी आर्टरी तो नैरो है, उसके अंदर तो स्टेनोसिस है, तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो ये जो है वो यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। इन दोनों का जो है वो कनेक्शन बना दिया जाता है, जिसको हम बोला जाता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड ब्लालोक टॉयसिंग शंट। और ये एग्जाम में काफी बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सा होता है। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट जो है वो इसको बाईपास सर्जरी का नाम देते हैं। दोस्तों बाईपास सर्जरी ये नहीं होती, बाईपास सर्जरी यहीं से लेते हैं, लेकिन वो यहां से लेके इस कोरोनरी आर्टरी में अटैच करते हैं। वो आर्टरी अगर हमारे पास में यहां से वो ट्यूब यहां से लेके यहां अटैच करेंगे ना, तो वो बाईपास है, CABG है, कोरोनरी बाईपास, CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग वो होती है। तो ये हमारे पास में CABG है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास में बेटा लोग है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो बीटी शंट इसको कहते हैं। इसमें क्या किया दोस्तों, कनेक्शन सब क्लेवियन आर्टरी को जो है वो किससे होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी से। मैं कह रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इमेज बेस पे भी पूछा गया है, और वैसे भी पूछा गया कि सब क्लेवियन आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ देते हैं, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, तो ब्लालोक टॉयसिंग शंट कहते हैं। और ये किसमें किया जाता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट में। ये टेम्परेरी बेसिस पे है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में करेक्टिव सर्जरी। करेक्टिव सर्जरी जिसको हम डेफिनेटिव रिपेयर के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर बच्चे की उम्र जो है वो 6 महीने से 2 साल की एज में है, ठीक है। आपको ये तो पता ही है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट जो है वो बाई बर्थ होता है, जन्म से ही जो है वो ये डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन जन्म से ये डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन इसको हम जो है वो ठीक नहीं कर पाते हैं जब तक बच्चा 6 महीने का ना हो जाए। बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है, तब हम जो है वो इसको ट्रीट करते हैं या इसको जो है वो ठीक करते हैं। 6 महीने से लेकर 2 साल की एज तक हम टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट का जो है वो ऑपरेशन करते हैं, डेफिनेटिव रिपेयर करते हैं। इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसके अंदर हम VSD को ब्लॉक करेंगे, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है उसको ब्लॉक कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे। देन अरोटा को अपनी जगह शिफ्ट कर देंगे, भाई तू ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जा, ठीक। देन उसके बाद में हाइपरट्रोफी वो ऑटोमेटिक जो है वो हमारे पास में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से हो जाती है, और उसके बाद में पल्मोनरी स्टेनोसिस को जो है वो ओपन कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास में आ गया सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हमारे पास में 2 तरीके से, पैलेटिव सर्जरी और दूसरी आगे करेक्टिव सर्जरी। पैलेटिव सर्जरी मतलब टेम्परेरी बेसिस पे, जब तक पेशेंट जो है वो प्रॉपर सेट नहीं है, या कहें कि प्रॉपर पेशेंट जो है वो फिट नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, मतलब जो हमारे पास में कंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, डेफिनेटिव है, उसमें हम क्या करते हैं, क्लोजर ऑफ VSD विथ पैच, पैच के साथ जो है वो हमारे पास में क्या करते हैं, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट को जो है वो पैच करके बंद कर देते हैं, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता दिया था। एंड रिलीफ ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस को रिलीव कर देते हैं, मतलब कि हमारे पास में जो है वो उसको वाइडेंड कर देंगे, ठीक। और ये सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं, ये करते हैं प्रोसीजर के अंदर। अब बात आती है कॉम्प्लिकेशन। भाई आप जो भी सारी चीजें कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक। तो पहली कॉम्प्लिकेशन आती है ब्रेन एब्सिस ड्यू टू क्रोनिक हाइपोक्सिया। अगर लंबे समय तक, अब देखो प्योर ब्लड जो है वो इम्प्योर ब्लड जो हो प्योर नहीं हो पा रहा, जिसका मैंने बार बार जिक्र कर दिया, इवन आपके कान भी पक गए होंगे,
क्यों? क्योंकि वो पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से लंग्स में नहीं जा रहा, और जो कुछ बचा है वो वीएचडी के थ्रू जो है वो वेंट्रिकल में आ जाता है, और फिर भी जो कुछ बचा वो चला जाता है ओवरराइडिंग की वजह से अरोटा में चला जाता है। अब फाइनली क्या होता है दोस्तों? साइनोसिस हो जाता है। अब साइनोसिस होगा तो साइनोसिस की वजह से जो है वो हमारे पास में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, हाइपोक्सिया, मतलब ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी है। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो ब्रेन एब्सिस करवा देता है, क्योंकि ब्रेन को तो ऑक्सीजन सबसे मस्ट होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इनफेक्टिव एंडोकार्डियाटाइटिस। इनफेक्टिव एंडोकार्डियाटाइटिस मतलब कोई भी अगर आप सर्जरी करो, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर रहे हो, उसकी वजह से हो सकता है। स्ट्रोक हो सकता है फ्रॉम पॉलीसाइथेमिया एंड हाइपर विस्कोसिटी। आप ड्रग्स दे रहे हो पॉलीसाइथेमिया की वजह से या हाइपर विस्कोसिटी की वजह से, इसकी वजह से क्या हो सकता है दोस्तों? स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट एरिथमिया हो जाएगा पोस्ट सर्जरी। कॉम्प्लिकेशन दोस्तों, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो भी कॉम्प्लिकेशन में आते हैं, और अगर आपने ट्रीटमेंट किया तो क्या क्या हो सकते हैं वो भी हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। तो अरिथमिया हो जाएगा सर्जरी के बाद में। अरिथमिया मतलब एबनॉर्मल हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है हमारे पास में एबनॉर्मल हो जाती है। अब एबनॉर्मल में जरूरी नहीं है कि वो डिक्रीज हो, वो इंक्रीज भी हो सकती है। तो ये बेसिकली होता है हमारे पास में एबनॉर्मल हार्ट रेट, और ये एबनॉर्मल हार्ट रेट जो है वो पोस्ट सर्जरी होती है, ये हो सकती है। एंड राइट हार्ट फेलियर इन लेटर, आपने राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी को जो है वो ठीक किया, देन उसके बाद आपने जो है वो पल्मोनरी स्टेनोसिस को ठीक किया, तो इन सब की वजह से जो है वो राइट हार्ट फेलियर हो सकता है इन फ्यूचर के अंदर। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोग्नोसिस। टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट का प्रोग्नोसिस किस तरीके से है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, आजकल जो है वो सर्जरी बहुत एडवांस हो चुकी है, इसकी वजह से प्रोग्नोसिस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव हो चुका है। लेकिन अगर आप विदाउट सर्जरी करोगे तो बच्चा जो है वो डेफिनेटली डाई करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, 2 साल से 6 महीने से 2 साल के बीच में अगर आपने सर्जरी करवा ली है, सर्जरी ऑलमोस्ट सक्सेस भी हो जाती है, क्योंकि आजकल काफ़ी चीज़ें जो है वो अच्छी आने लगी। देन प्रॉपर फॉलोअप लेना है। तो सबसे पहले विदाउट सर्जरी है, कोई भी बच्चा है जिसको टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट है, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट है, विदाउट सर्जरी है, तो वो कितने समय तक जिंदा रहेगा? तो उसका पुअर आउटकम है, एंड मेनी डाई इन अर्ली चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की कंडीशन में वो जो है मर जाते हैं, मतलब 2-3 साल के अंदर में, 2-4 साल के अंदर जो है बच्चे मर जाते हैं विदाउट सर्जरी है, तो ध्यान रखना। अब बात आती है हमारे पास में विथ अर्ली सर्जिकल करेक्शन। अगर आपने अर्ली सर्जिकल करेक्शन किया, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है, मोस्ट ऑफन चिल्ड्रन आर नॉर्मल है। अगर आपने ट्रीटमेंट कर दिया है तो मैक्सिमम बच्चे जो है अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकते हैं। एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है, एक्सीलेंट जो है उसके बचाव की चीजें। नेक्स्ट, लाइफ लॉन्ग फॉलोअप विथ कार्डियोलॉजी इज नेसेसरी। देन शुरू में तो क्या होता है, बच्चा जब 7-8 साल का होता है तब तक कंटिन्यूस जो है वो फॉलोअप में लेना होता है, किसी भी तरीके की जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए फॉलोअप में लेना होता है। ये हो गया इसका प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट, अब फटाफट इस क्लास की जो है वो समरी करते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो फटाफट, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, इसके अंदर 4 चीजें हैं, वीएचडी वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा एंड राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। ये तो आपके टिप्स पे हो गए होगी, कभी नहीं भूलोगे, ये मुझे पता है। एंड इट प्रेजेंट विथ साइनोसिस, टेट स्पेल एंड बूट शेप हार्ट ऑन एक्सरे। तो दोस्तों इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइनोसिस होगा, क्योंकि ये साइनोटिक डिजीज है। टेट स्पेल देखने को मिलेगा, अगर हमारे पास में सीवियर साइनोटिक डिसऑर्डर है वो हो गया टेट स्पेल। एंड बूट शेप हार्ट जो है वो देखने को मिलेगा एक्सरे के अंदर, राइट। एंड ट्रीटमेंट इज सर्जिकल करेक्शन, ऑफन प्रोसीड बाय टेम्परेरी पैलेटिव शंट। इसका जो है वो ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? सर्जिकल करेक्शन है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल करेक्शन है। लेकिन समटाइम जो है वो हम टेम्परेरी पैलेटिव शंट करके भी जो है वो ठीक करते हैं, लेकिन वो तब तक जब तक पेशेंट जो है वो फिट ना हो जाए। जैसे बच्चा जो है वो 6 महीने का न हो जाए तब तक वो सारी चीजें करते हैं, और पेशेंट को फिट होने का वेट करते हैं, ताकि हम जो है वो इसमें दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो है वो कर सकें। क्लियर है? इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और नॉलेज जो है वो आपने गेन किया होगा। क्लास के बारे में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा देते हैं। कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट ही मेरा रियल मोटिवेशन है। कमेंट कोई सा भी हो, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा ताकि हमारा रिश्ता बना रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।